देश का भविष्य सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। ऐसा माना जाता है 95% जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा विकास कर रहे हैं, बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन 2030 तक जो नई शिक्षा नीति बनी है, 2030 तक जो रोड मैप तैयार किया गया है, उस रोड मैप के अनुसार हर बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है। तो हमारे साथ आज हमारे साथ मेहमान दो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक परिचय मैं खुद देना चाहूँगा, ये फोर्थ व्यूज क्या है उपेंद्र कश्यप जी, और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे मेहमान का परिचय खुद इनसे सुन लीजिए। मैम अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मृदुला सिन्हा, मध्य विद्यालय सिंधुवार दाऊदनगर में साइंस की टीचर हूँ। और सर आप? नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय रामनगर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला जो घोषित किया गया है उसका हम लोग प्रखंड जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर भी हैं, और जब से सर्व शिक्षा अभियान आया तब से जिला स्तरीय प्रशिक्षक भी रहे हैं। साक्षर भारत मिशन में KRP के रूप में भी कई प्रखंडों में काम किया है। परिचय हो गया, फिर मैं अपना भी परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आज हमारी बहुत खुशी की बात है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसको ज़मीन पर उतारने वाले दो लोग, जो सपना है उस सपने को आकार देने वाले दो लोग हमारे साथ हैं। और हम पहले सब बात इनसे करेंगे कि कैसे इस नई शिक्षा नीति में नई क्या है और पुरानी क्या है, उसके बाद इसको धरती पर कैसे उतार रहे हैं। तो हम लेडीज फर्स्ट चलते हैं, पहले हम मैडम से बात करते हैं। तो मैडम, ये नई शिक्षा नीति जो है इसको आपने तो देखा होगा जी। तो पहले से बेहतर है या वो बराबर है? जी, पहले से बहुत बेहतर है। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, और साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि बच्चों पे जो मेंटल प्रेशर आता है वो ना हो। वो अपनी रुचि के अनुसार विषय भी चुन सकते हैं सीनियर क्लासेज में, और वो उसी हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से बच्चे सीनियर क्लास में जो प्रेशर है उसके कारण सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पे फोकस किया गया है कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पढ़ें और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ें। एक बात आप यहाँ मैडम अभी बोलिए कि बच्चे आत्महत्या कर लेते थे, इसका भी ख्याल रखा गया। तो इसमें ऐसा क्या है इस नीति में कि बच्चे आत्महत्या के लिए आगे नहीं आएंगे, मजबूर नहीं होंगे? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गार्जियन पहले प्रेशर देते थे, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चे की रुचि उसमें हो या ना हो, और उस प्रेशर के कारण वो पढ़े, और उन पे प्रेशर आता था कि हमें अपने गार्जियन का सपना पूरा करना है। लेकिन अब उसमें वो क्या करते थे, इस प्रेशर में बहुत ऐसा हुआ कि वो सुसाइड तक कर लिए। लेकिन अब जो है कंडीशन, बच्चे कोई भी चीज़ चुन सकते हैं सब्जेक्ट। आगे 10+2 जो हमारा जो सिस्टम है साइंस और आर्ट्स में, मेरे ख्याल से अभी इसमें नहीं विभाजित किया गया है। जो उनका इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पे वो प्रेशर भी नहीं है। और दूसरी बात, आगे हमारे और भी ये चल रहा है कि भाषा को भी ध्यान दिया गया है। बड़े बड़े जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो हिंदी में भी आयोजित हुई हैं, तो इंग्लिश का भी प्रेशर नहीं है, तो बच्चे आसानी से अपनी रुचि से चुनकर। मैम, आप जो बात करें, जो आप मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो ये जो आप बात जो बता रही हैं कि गार्जियन का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, तो ये जो हमें लगता है कि जो अंग्रेज नहीं, फिर भी देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति, और खास करके हम सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, तो जो इस प्रेशर की बात, जो प्रेशर समझते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, वो एक तबके तक ही सीमित है। अभी मैं हाल में ही अपने मित्र के साथ मैं एक सरकारी विद्यालय में गया था। वहाँ के बच्चों से मैंने बात किया, हाई स्कूल के विद्यालय से, कि लड़कियों से मैंने बात किया कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो जानते हैं मैम क्या बताई? आंगनवाड़ी सेविका। एक बच्चे से बात कर, सही बात बता रहा हूँ, एक लड़की से बहुत ऊपर बताई तो बोली कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और एक बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बताया कि हम, एक बोला कि ग्रुप D में जाना चाहते हैं। मतलब सपना भी ऊंचा बच्चे नहीं हाँ, कर पा रहे हैं। देखिए, सरकारी स्कूल के मैं बात कर रहा हूँ, आप जहाँ पर बात कर रही हूँ, एक तबका होता होगा जहाँ इतना प्रेशर है कि सुसाइड कर ले, वो कर ले। लेकिन बच्चों को ऐसे जोड़े जाए, उनके बड़े सपने देखे, इसके लिए क्या प्रयास चल रहा है सर? जी बिल्कुल, इसे विद्यालय स्तर पे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, जो कि हम सभी जानते हैं सरकारी विद्यालय में गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, तो उन्हें आप समाज की मुख्य धारा में पहले लाएंगे तभी तो वो जानेंगे कि आगे क्या करना है। आप मेरे विद्यालय के बच्चों से पूछिए तो ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। मैं ये कोशिश कर रही हूँ तरह तरह की गतिविधियों से, और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ,
उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए कोशिश जारी है। और वो उन्हें सभी चीज़ों से परिचित कराया जाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, ये कोशिश है। यह कैसे संभव है इनको व्यवहार में सर्वांगीण विकास हो, बच्चे में एक नई सपने आए, कैसे संभव है इसको व्यवहार कैसे में लाना संभव है कि बच्चे सपने देखें और गार्जियन सपना देखने का दबाव न डाले, बड़ा सपना देखने का? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, परंतु इस तरह से विद्यालय को तैयार किया जा रहा है कि बच्चे की जो अंदर की जो बुद्धि लब्धता है और उनकी रुचि है, उस रुचि के अनुसार उनको ढालने का विद्यालय प्रयास करेगा। नई शिक्षा नीति में ऐसा लाया गया है कि वोकेशनल कोर्स पहली बार शुरू किया गया है और 8वीं से शुरू किया गया। उसमें क्या क्या होगा? वोकेशनल कोर्स में हुनर की जानकारी बच्चों की दी जाएगी। बच्चे हुनर प्राप्त करेंगे, करके सीखेंगे, तो उनका जो आज मैट्रिक इंटर करने के बाद जो बेरोजगारों का फौज खड़ा होता है, वो कुछ न कुछ तकनीक लेकर के विद्यालय से बाहर निकलेंगे। अभी हम सर अभी जो नया नहीं हम एक बार बात कर लेते हैं सर, जब इस मुद्दा पर निकली है कि जो नई शिक्षा नीति और लोगों से बात होती है, उन्होंने बोला कि जापान से प्रेरित होकर यह नई शिक्षा नीति लागू किया गया है। तो जापान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोच है, जो उनका हैबिट्स है, तो वह तो हमारे यहाँ नहीं है अभी। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो शिक्षा नीति जो बनाई जा रही है उसमें यहाँ आप लोगों से कुछ लिया जाए? क्या मतलब है इस देश का, जिस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्था है उस हिसाब से नई शिक्षा नीति 100% लागू हो सकता है? कोशिश की जाएगी और परिणाम तो बाद की चीज़ है, लेकिन हम लोगों को जो भी संसाधन हैं और उसका भरपूर उसका उपयोग करेंगे। और कबाड़ से भी जुगाड़ होता है, संसाधन नहीं भी हो तो संसाधन का उपाय किया जाएगा। और बच्चों में हुनर का डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, विद्यालय में बच्चे खेलेंगे, बच्चे अखबार निकालेंगे, बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को हम फैसिलेट करेंगे। और फैसिलेट करने के बाद उनकी प्रतिभा जगेगी तो स्वतः वो अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। अभी बाढ़ से जुगाड़ की बात करें, लेकिन ऊर्जा तो इधर खर्च होगी। लेकिन मैडम से हम बात करना चाहेंगे, क्या सर मैडम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने यहाँ कि वो जो नई शिक्षा नीति है उसको 100% तो नहीं 70% लागू किया जाए? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, पर अगर हम कोशिश करें तो धीरे धीरे इसे किया जा सकता है। कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा, और धीरे धीरे ये हो रहा है। अब कुछ विद्यालय में देखे जाकर, और विद्यालय क्या, मैं आपको फेसबुक हमारा एक ग्रुप है टीचर्स ऑफ बिहार, आप उसमें जाकर देखिए, ऐसे ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं, ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि आप अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा हो रहा है। तो हम कोशिश करें तो बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा पर होगा। बिल्कुल मैडम। और 37% विद्यालयों में तो शौचालय नहीं है। लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं जाती हैं कि वो शौच कहाँ करेंगे। और एक बात हम आप लोगों से कहेंगे, जैसे एक विश्वविद्यालय के कुलपति से हमारी बात हो रही थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले मंच से बोले कि इसको आप लोग मीडिया में नहीं लाइएगा। उनका स्पष्ट कहना था कि हमारा काम है शिक्षित बेरोजगार पैदा करना। हम सर्टिफिकेट देते हैं स्कूल कॉलेज के जरिए और उनको शिक्षित बेरोजगार बनाते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में स्थिति बदलेगी क्या, आपको लगता है? संभावनाएं बन रही हैं कि नई शिक्षा जो नीति लाई गई है इसका स्वरूप भी बदल गया है। पहले बच्चे 6 साल की आयु प्राप्त करते थे तब विद्यालय जाते थे। अच्छा। अब आंगनबाड़ी को विद्यालय से जोड़ा जा रहा है और 3 साल के बच्चे अब विद्यालय में आएंगे, जहाँ पे उनके पोषण का, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और उनको साथ साथ उनको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया भी जाएगा। तो आंगनबाड़ी विद्यालय का पार्ट हो जाएगा। और अब 3 साल के आयु से बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे और उनके अंदर की जो प्रतिभा, उसके अनुकूल जो बनना चाहता है उसका काउंसलिंग किया जाएगा। और जो बनना चाहता है, जिस क्षेत्र में जानना चाहता है, खेल की ओर जा रहा है तो खेल की सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। अगर वो राइटर बनना चाहता है तो उसके अनुसार उसको वातावरण दिया जाएगा। तो कोशिश हो रही है, नई शिक्षा नीति की परिकल्पना है। कस्तूरी रंगन साहब ने जो बनाया था, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो बनाया है बड़ी सोच समझ कर बनाया और 2030 तक हमारा रोड मैप तैयार है। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ परिणाम बेहतर आएंगे। दिया जाएगा, बार बार शब्द आ जा रहा है, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, 2030 तक रोड मैप है। मैडम क्या लगता है कि 2030 तक अचीव कर पाएंगे? अगर सच्चाई बोले, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2030 नहीं, पर इसको अगर हम निगेटिव व्यू से देखेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम सही है, बिल्कुल सही है। हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे ना, कहते हैं ना, बिट बाय बिट मेक्स अ बाइट। तो हम धीरे धीरे कोशिश करें और अपने आप ये, ठीक है 2030 तक नहीं, 2040 तक हो तो होगा। तो
लेकिन अगर हम पहले ही हार मान लें कि ये नहीं होगा तो शायद कभी ना हो। क्योंकि एक महिला है तो खास करके अब आपसे लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात नहीं किया जाए तो थोड़ा ही होगा। क्या आपको बहुत दिन से आप इस पठन पाठन कार्य में है, तो जो लड़कियों का स्तर है विद्यालय आने का, विद्यालय जाने का, या फिर विद्यालय में उनका स्टेटस, रहन सहन, जैसे मैं जैसा देखा हूँ कि पहले लड़कियाँ बिना चप्पल के आती थी और लड़के चप्पल में आते थे, अभी क्या है? अभी लड़कों लड़कियों में कुछ फ़र्क हुआ है क्या, बदला है, या कुछ ज़्यादा लड़कियाँ मतलब स्कूल आती हैं? सर इसका जवाब तो आप मेरे विद्यालय आकर देख सकते हैं। लड़कियां ज़्यादा एक्टिव हैं मेरे विद्यालय में। वो आप कह सकते हैं मैं जूनियर क्लास में कमी है थोड़ी, क्योंकि जा नहीं पाती हूँ, बट 6 to 8 में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं 95% लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में आने लगी हैं। और आप अगर मेरे साइंस एग्जीबिशन जो मैंने 14 दिसंबर को करवाया, उसमें आप कह सकते हैं ज़्यादातर उसमें लड़कियां थी, 2-3 लड़के ही थे, बाकी सारे जितने भी मॉडल्स बनाए सब लड़कियों ने बनाए, और सारी एक्टिविटीज़ में लड़कियां ही आगे होती हैं। पेरेंट्स का क्या मोटो है? पेरेंट्स का मोटो क्या है? पहले होता कि बिटिया को तो पराया घर में जाना है तो थोड़ा सा उनको कम सुविधाएं मिलती थी, अब पेरेंट्स का भी कुछ मानसिकता बदला है? थोड़ी बहुत तो बदल रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने बच्चों की तरक्की, और वे खुश होते हैं कि हमारे इस विद्यालय में, क्योंकि बहुत से पदाधिकारी भी आए हैं, कुछ और भी। अभी हमारे स्कूल में बात हो रही है किलकारी बाल भवन के बारे में, आपने सुना होगा, तो हमारे विद्यालय में किलकारी केंद्र खोलने की बात हो रही है। और ये क्या लाभ मिलेगा बच्चों को? सर इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी मुझे नहीं मिली है। कल ही बात हुई है जन शिक्षा निदेशक, पूर्व जन शिक्षा निदेशक गालिब सर, उन्हीं के माध्यम से, तो वो उन्होंने ये कहा कि कुछ वित्तीय सहायता भी मिलेगी, और प्लस वो वहाँ के जो सदस्य हैं वो मंथ में 1 दिन आएंगे और बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से परिचित कराएंगे, विभिन्न विधाओं को सिखाएंगे। और चूँकि हमारे विद्यालय में मैंने एक रूम बनाया हुआ जिसमें विज्ञान घर भी है और लाइब्रेरी भी मैंने खोला है उसमें, तो उसी रूम के माध्यम से वो और बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे। सरकारी स्कूलों की भी तस्वीर बदल सकती है, बदलने वाला टीचर चाहिए, प्रधानाध्यापक। एक चीज़ जिनका नेक नाम लिया इन्होंने मोहम्मद गालिब सर का, और चूँकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित भी हूँ, और उन्होंने एक जो औरंगाबाद जिला में जो उन्होंने इनिशिएटिव किया है, पहले 40 शिक्षकों को लेकर, 40 विद्यालय के 40 शिक्षकों को हंसपुरा प्रखंड से उन्होंने शुरू किया था। आज उसी का नतीजा है कि औरंगाबाद जिला का जो इनोवेशन है से पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा चयन हुआ है। बिहार भर में 399 यहाँ का मतलब मॉडल चयन हुआ है। यहाँ के विद्यार्थी को उसको 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा इन्वेशन के लिए। मेरे विद्यालय से भी हुआ है। तो आप ये थोड़ा सा जो इन्वेशन गालिब साहब ने किया वो बता दीजिए, और किलकारी का लाभ क्या मिलेगा शॉर्ट में थोड़ा। गालिब साहब के साथ हम लोगों ने बहुत सा काम किया है। साक्षर भारत मिशन के जन शिक्षा निदेशालय में वो प्रभार में थे, तब से हम लोग राज्य से लेकर के जिले तक उनके साथ किया। उनके काम करने का अलग ऊर्जा है, और बच्चों के साथ विशेष तौर पे सेवानिवृत्त होने के बाद हर विद्यालय में जा रहे हैं जहां लोग उनको बुला रहे हैं, बच्चों के जो प्रतिभाएं हैं उसको जागृत कर रहे हैं। वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के संसाधन दे करके उनको विज्ञान के प्रति रुचि जगा रहे हैं। जो विज्ञान के प्रति बच्चों को पढ़ने में जो महसूस होता है कि विज्ञान कठिन विषय है, गणित कठिन विषय है, इतनी सरलता से वे प्रथम संस्था के साथ मिल करके प्रथम के साथ बिहार की एक NGO है जो बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए विशेष तौर पे काम करती है, प्रथम के साथ मिल करके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उसकी प्रशंसा जितना भी किया जाए कम होगा। जहाँ तक किलकारी की बात है, किलकारी बिहार सरकार मोइनुल हक स्टेडियम के पास है, जिसका जो ये प्रति परिहार उसके निदेशक है। प्रति परिहार उनको देखती हैं, ज्योति परिहार और प्रति परिहार दोनों बहन हैं। तो ज्योति परिहार इसके प्रभार में है। गया में भी किलकारी भवन बना है। किलकारी भवन में बच्चे जाते हैं और जा कर के वहाँ विभिन्न प्रकार के हुनर सीखते हैं, नाटक भी करते हैं, पत्रिका भी निकालते हैं। तक के बच्चे? ये 8 तक के बच्चे जाते हैं, और वहाँ के एक फैसिलिटेटर टीचर जो होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से सुविधायुक्त उनको जो चाहते हैं उसके अनुसार उनको फैसिलिटेट किया जाता है और उनकी प्रतिभा को जागृत करने का प्रयास किया। आप लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम करते हैं, लगता है कि एक दिन बिहार के खासकर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगेगी? ऐसा तो हम लोगों का विश्वास है, मिलेगी, और लगातार काम भी हो रहा है। मतलब अभी नहीं मिल रही है? आप भी यह कह रहे हैं कि मिलेगी, मतलब अभी नहीं मिल रही है? अभी कुछ दिक्कतें हैं, सच्चाई हो तो बात निकल ही जाती है, लेकिन आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। क्योंकि लगातार शिक्षकों को नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया है कि लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा और शिक्षकों को नवाचार से जोड़ा जाएगा। आज देखिए, पहले टीचर काम करते थे, कोई देखता नहीं था, लेकिन एक
टीचर ऑफ बिहार प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे टीचर जो विद्यालय में काम करते हैं उनका सीधे भारत के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है और इनोवेशन उभर के बाहर बाहर आ रहा है, उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिल रहा है। तो पहले ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं शिक्षा था। नीति पर इस बात पर अंतिम कैलकुलेशन हम लेते हैं अभय से। हमारे दोनों साथ में सुधी और विद्वान गेस्ट जो उन्होंने बताया, बस हम एक लाइन में के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर हम बन जाएंगे हम जैसे। तो इसी के साथ इस तरह सार्थक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।